गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके, सो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज से हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका रेलेवेंस क्या है। इसकी एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होगा यूपीएससी का, उसमें इसमें कहाँ से पूछे जाते हैं सवाल और किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, क्या प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे या मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, आप सभी को मालूम है कि साइंस टेक का जो पोर्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पोर्शन है, वहां से लगभग आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज 15 क्वेश्चंस वहां से आते हैं। अब उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से एक छोटा सा पोर्शन है जो जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान का है। और यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल लगभग प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं। मेंस में इससे संबंधित सवाल पूछे जाए इसकी संभावना काफी कम होती है। प्रीलिम्स एग्जाम में लेकिन इससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हर साल एक दो या तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सवाल किस तरीके के रहेंगे उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यह हम देखकर समझने की कोशिश करेंगे। और मेंस एग्जाम के जहां तक बात रही, अगर आपने मेंस का पहले का क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर करंट अफेयर में जो मुद्दे रहते हैं, करंट अफेयर में जो चीजें रहती हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक में किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं, किस एरिया से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2022 का एक क्वेश्चन है। 2022 के इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कोशिकाओं से संबंधित सवाल है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके आंसर पे अभी हम नहीं जा रहे, आंसर्स को हम लोग बाद में भी देखकर समझ जाएंगे कि बी कोशिका या टी कोशिका का क्या रोल है, क्या इसका कार्य है, इसको हम समझ लेंगे बाद में भी। बट हमें सबसे पहले यह जानने की कोशिश करना है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बायो से सबसे अधिक सवाल आते हैं, जो आपका जीव विज्ञान है उससे सबसे अधिक सवाल आते हैं। और जीव विज्ञान में जैसे आपने देखो 2022 का यह क्वेश्चन है कि बी कोशिका और टी कोशिका की भूमिका क्या है हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में बी कोशिका और टी कोशिका का क्या भूमिका है, इसको लेकर सवाल पूछा गया। एक और सवाल आपको देखते हैं, पानी किसी भी अनतरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकती है, क्योंकि। अब देखो, ये 2021 का सवाल है और यह जो सवाल है वो आपको केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन शास्त्र से संबंधित है। और इसमें आपसे सिंपल ये पूछा गया कि पानी किसी भी अनतरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकती है। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि पानी में सबसे अधिक जो पानी जो है उसमें सबसे अधिक हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को घोल सकते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है, इसको लेकर सवाल पूछा गया फिर 2021 में। इसके साथ साथ मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं। अब देखो, फिजिक्स से ही एक और क्वेश्चन 2021 में अभी हमने देखा एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स से सेम 2021 में है। प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाया जाता है वह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, कि प्रेशर कुकर में जो हम खाना पकाते हैं वह किस चीज पर निर्भर करता है। अब यहां पर एक चीज समझना, अगर आपने देखा होगा, एक सेक्शन हो गया हमारा जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में हमने देखा कि सवाल जो है वो भूमिका पे पूछी जा सकती है। आगे भी हम देखेंगे जीव विज्ञान में और कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स में आप देखना, जो भौतिकी से सवाल है आपका, इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला पे या कोई थ्योरी पे है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो आपको आसपास की कॉमन चीजों को लेकर है। जैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल आप सभी करते होंगे, आपके घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता होगा। और प्रेशर कुकर के बारे में आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा जरूर। तो इसी चीज को लेकर अब सवाल पूछा गया। यहां पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक फिजिक्स का नया सूत्र आपसे पूछ लिया गया कि ये आप सॉल्व करके दिखाओ, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर नॉर्मल चीजों से, जो आपके आसपास की जो चीजें हैं, आपके आसपास की जो घटनाएं हैं, उनसे संबंधित सवाल जो है वो पूछा जाता है। आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अब यहां पर देखो, फिर से जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है और आप सभी ने इस चीज को जरूर पढ़ा होगा क्लासेस में। जब आप 9th क्लास के या क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय आपने जरूर पढ़ा होगा
कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और बेसिकली यहाँ जो पादप कोशिकाएं हैं और जो प्राणी कोशिकाएं हैं उनको लेकर सवाल पूछा गया कि जो पादप कोशिकाएं हैं और जो प्राणी कोशिकाएं हैं उनके बीच में क्या क्या अंतर है, इसको लेकर फिर यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चंस है वो बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सभी जगह से आ रहे हैं। केमिस्ट्री का मैं आपको एक और सिंपल का क्वेश्चन दिखाता हूं। अब ये देखो, एक क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से आपका है, निम्नलिखित में कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अब समझो, हम क्वेश्चंस को फिर से बाद में सॉल्व करेंगे और जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप सॉल्व करने की खुद स्थिति में होंगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप यहां पे समझने की कोशिश करना कि जो सवाल पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, तीनों से सवाल पूछे गए हैं। लेकिन इन तीनों से सवाल पूछे जाने की जो एक तरीके से आप देख सकते हो कि किस लेवल का सवाल पूछा गया। आपने देखा होगा लेवल काफी कम है, काफी ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पादप कोशिका और प्राण कोशिका के बीच का जो अंतर है वो आप सभी ने पढ़ा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रेशर कुकर के बारे में, प्रेशर के बारे में, बल के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये सभी चीजें आपने क्लास 9th 10th में पढ़ी है। वैसे ही रसायन शास्त्र में अगर हम बात करें तो पानी क्यों अधिक चीजों को घोल सकता है, या फिर कौन सा इसमें जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये सभी चीजें हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है स्कूल्स में, और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ना कि कोई फॉर्मूला, ना कोई थ्योरम से। तो पहला तो ये कि हमें बेसिक चीजों पर ध्यान देना है और एप्लीकेशन पे, मींस उसका उपयोग कहां हो सकता है, वहां से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, हमें एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है कि कोई फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहे कि अगर आप मान लेते हैं कि आपने आर्ट्स से पढ़ा है या कॉमर्स से पढ़ा है या किसी और सब्जेक्ट से पढ़ा है, तो उसके बावजूद आपको इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट आएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। कहां पे एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इस चीज को भी मैंने आपको बताया। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो यूपीएससी के सिलेबस में आपको प्रीलिम्स के पेपर में एक छोटा सा टॉपिक लिखा होगा, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। तो यही आपका सिंपल सा एक टॉपिक है जो वहां पे लिखा होता है, और जनरल साइंस से फिर इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। देखो, हम लोग जो अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं, उसकी जो प्रकार है, उसका जो वर्गीकरण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ पौधे और जो पशु साम्राज्य है, जो अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया या जीवाणु और बाकी सभी जो चीजें होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद मानव शरीर एवं उससे संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर से संबंधित जो अलग अलग आप बोल सकते हो कि हमारे जो अलग अलग अंग है, उन सभी का क्या क्या काम होता है, क्या भूमिका होती है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया है या फिर बाकी जो भी क्रियाएं हैं वह किस प्रकार होती हैं और उसका क्या रोल है। इसी में हम पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने देखा हुआ क्वेश्चन जो था कि बी कोशिका और टी कोशिका का क्या भूमिका है, तो इसी टाइप से हमारे बॉडी में जो अलग अलग कोशिकाएं हैं या फिर हमारे जो अलग अलग अंग है, उनका क्या क्या भूमिका रहा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसी से संबंधित जो अन्य अन्य रोग हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ पोषक तत्व और उनसे संबंधित जो कॉमन रोग हैं, जो कॉमन बीमारियां हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मेन जो पोर्शन होगा वो डिस्कशन का होगा, बायो का। यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, हम फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकृति की शक्तियां जो है, जैसे मान लेते आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, या इसी टाइप से जो अलग अलग बल जो हमारे नेचर में मौजूद है, जो परमाणु बल या बाकी सारे बल जो मौजूद है, उन सभी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रसायन, इसी में हम पढ़ेंगे प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबक इत्यादि चीजों के बारे में। और भौतिक विज्ञान में ही हम अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा अंतरिक्ष है क्या, इसके अलग अलग भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तारे क्या हैं, और अलग अलग ग्रह जो हैं वो कैसे बन रहे हैं या फिर कैसे बने हैं, और उनका क्या क्या भूमिका रहा है, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
इसके साथ साथ हम लोग रसायन विज्ञान को भी पढ़ेंगे, और रसायन विज्ञान में क्या क्या चीजें देखेंगे, सामान्य रसायन शास्त्र, जैसे कि अभी हमने देखा पानी का, या फिर हमने देखा कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन सबको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कुछ जो कॉमन पदार्थ हैं, जो बहुत कॉमन हमारे आसपास में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और उनका क्या उपयोग होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें जनरल साइंस में आने वाले क्लासेस में पढ़ना है। लगभग आई थिंक 15 क्लासेस के आसपास में, 15 से 16-17 क्लासेस के आसपास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। हाँ, डेली क्लास चलेगी, लगभग 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में क्लासेस होंगी। हाँ, क्लास 6, 7, 8 के साइंस के बुक का लेवल होगा, या 9th 10th का भी होगा। 9th 10th का भी कुछ जो टॉपिक है वो भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं कि इंग्लिश ऑल्सो, ये इंग्लिश बैच है या फिर हिंदी बैच है? ठीक है, मैं इंग्लिश जो जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें बताएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। देखो, मेन चीज है आपको समझ में आना चाहिए, जहां पे हिंदी टर्म लिखा हुआ है उसके सामने सामने इंग्लिश टर्म भी लिखा होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, स्लाइड्स के लिए मैं टीम को बोल दूंगा कि वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दें, इंग्लिश में स्लाइड्स हैं ऑलरेडी, तो मैं बोल दूंगा कि इंग्लिश में भी आपको मिल जाए। चलिए, अब रही बात नोट्स बनाने को लेकर। देखो, अब आपको काम ये करना है कि जिस समय हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करते समय जो यहाँ पे लिखा होगा वो भी आप नोट करते जाओ, साथ में मैं कुछ बोर्ड पर जो लिखूंगा उसको भी आप वहां पे साइड में अपना नोट करते जाना। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि हर घंटे की क्लास के बाद 10 से 15 मिनट टाइम निकालकर, 20 मिनट टाइम निकालकर, जब आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है तो उसके बाद उसको अपने एक नोटबुक में नोट करते जाओ। उसी में आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और अब जब लिखते हो तो उससे फायदा ये होगा कि आप जब लिख रहे हो तो आपको मन में ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो इसके लिए आपका ये रोल होगा कि क्लास खत्म होने के बाद जब आपको ये पीडीएफ या पीपीटी मिल जाती है, उसके बाद आप उसको अपने नोटबुक में नोट करोगे, यह आपका काम भी रहेगा। नहीं, मैं फास्ट नहीं चलूंगा, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। हाँ, बायो से स्टार्ट करेंगे। चलिए, स्टार्ट करें अब। हाँ, क्लास 1 घंटे की है। चलिए, देखो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है कि आखिर कोशिका होती क्या है। इसके साथ साथ हमें यह देखना है कि कोशिका के घटक क्या क्या है, इसके अलग अलग पार्ट क्या क्या है, और उसके कार्य क्या है। मीन्स कोशिका के क्या क्या कंपोनेंट है, सेल के क्या क्या कंपोनेंट है, और उनका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या भूमिका होती है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कोशिका के वर्गीकरण की बात करेंगे, यानी कि सेल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि सेल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कोशिका को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। साथ ही साथ जब वर्गीकृत करेंगे तो हमें दो तीन चीजों के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना है एक कोशिका के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो पादप कोशिका है यानी कि प्लांट सेल, और पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे स्टेम कोशिका और सोमैटिक कोशिका के बारे में भी। स्टेम कोशिका और सोमैटिक कोशिका क्या होती है, उनके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मेन यहाँ पे बायो में सेल टॉपिक में हमें मेनली ये पढ़ना है, कोशिका के बारे में हमें मेनली ये जानना है। अब हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोशिका होती क्या है। कोशिका आखिर क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम के बारे में, परमाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, और आपको मालूम है कि हमारे आसपास में जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, उन सभी के अंदर में एक
परमाणु जो है वो मौजूद होता है, एक एटम जो है वो मौजूद होता है। तो ठीक वैसे ही अगर हम पूरे जीवित जो जो भी हमारे आसपास में जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित पौधे हैं या फिर जीवित विषाणु कीटाणु या जो भी हैं हमारे आसपास में जो जीवित प्राणी है, अगर हम उन सभी के बारे में बात करें तो उनको बनाने की जो बेसिक इकाई है, जो मूल इकाई है, उस मूल इकाई को हम कोशिका के रूप में जानते हैं। यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन की जो जो मूल इकाई है उसको हम कोशिका के रूप में जानते हैं। कोशिका जो है वह जीवन की पहली इकाई है। सेल जो है वो पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट है लाइफ का। तो यहां पर एक चीज समझना कि आपके आसपास में जो भी जीवित प्राणी दिखता है, चाहे वो पशु हो, पौधा हो, वृक्ष हो, या फिर आप बोल सकते हो कि चिड़िया हो, कोई छोटा सा शैवाल हो, कोई छोटा सा आप बोल सकते हो इवन जीवाणु हो, उन सभी की अगर हम बात करें तो वो सभी किसी न किसी सेल से बने होते हैं, किसी न किसी सेल से वो बने होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जो प्राणी है जो हमारे आसपास में दिखता है वह एक कोशिका से बना हुआ है। हो सकता है वह एक ही कोशिका से बना हो या वो खरबों कोशिकाओं से, यानी कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल से बना हो। तो सेल जो है यानी कोशिका जो है वह जीवन की पहली इकाई है, मूलभूत इकाई है। यहीं से सभी चीजें बनती है, यहीं से हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग है उनका निर्माण होता है और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका जो है वो पहली इकाई है लाइफ की। जैसे आपने पढ़ा होगा परमाणु किसी भी मैटर की पहली इकाई है या किसी भी पदार्थ की पहली इकाई है या मूल इकाई है, ठीक वैसे ही कोशिका जो है वो जीवित वृक्ष हो या पशु हो या छोटे ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी की पहली इकाई जो है वो कोशिका है। अब यहां पर एक चीज समझना, जब हम इस कोशिका की बात करते हैं तो इस कोशिका को सबसे पहले कब देखा गया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा उसके हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इस कोशिका शब्द की खोज की और उसे गढ़ा। तो उस कोशिका के बारे में जो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो 1665 ईस्वी से है। 1665 से यह हमें मालूम था कि कोशिका कुछ होती है और उस कोशिका से सभी जीवित जो प्राणी हैं उनका निर्माण हुआ है या जीवित प्राणी उसी कोशिका से बने हुए हैं। अब इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने 1831 में सेल न्यूक्लियस यानी कि जो कोशिका का जो केंद्रक है, कोशिका का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसकी खोज की थी। तो केंद्रक की खोज जो है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा हुई और इसी समय कोशिका सिद्धांत आया कि सभी पौधे और सभी जानवर कोशिकाओं से बने हुए हैं। जो भी हमारे आसपास में पौधे हैं, जो भी हमारे आसपास में जानवर हैं, वह सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं और कोशिका जो है वो जीवन की मूल इकाई है। तो यह इसी के बाद आया, 1831 के बाद यह सिद्धांत जो है, कोशिका का जो सिद्धांत है वो सामने आया कि हमारे आसपास में जो भी पौधे हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी चीजें हमें जीवित दिखाई देती हैं, जीवित प्रतीत होती हैं, वह सभी कोशिकाओं से बनी हुई हैं। और 1839 में स्केलेटन और श्वान द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। तो ये कोशिका का जो सिद्धांत है उसको 1839 पे 1839 में स्केलेटन और श्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये हमें इसकी बेसिक एक इंफॉर्मेशन, एक हिस्ट्री है जो हमें जाननी चाहिए। तो जो भी जीवित हैं उन सभी के बेसिक अगर हम बात करें, उन सभी की मूलभूत इकाई की बात करें तो वह हमारी कोशिका है। अब इस कोशिका का काम क्या है, कोशिका क्या करती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोशिका का रोल क्या होता है? ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, बाद में लिख लीजिएगा। सेल कई टिश्यू से मिलकर नहीं बना होता है, सेल से मिलकर या कई सेलों से मिलकर टिश्यू बनते हैं। साउंड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। सत्य, एक बार अपने तरफ से साउंड चेक कर लीजिए या ईयरफोन्स लगा लीजिए। साउंड ऑलरेडी है। बॉडी का स्ट्रक्चर मोनिशा बाद में लिख लेना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्क, ठीक है। तो देखो हमारे शरीर के अंदर में हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक रूपरेखा है
उस रूपरेखा को तैयार करने का काम कौन करता है? यह भी कोशिका करती है। कोशिका जो है वही हमारे शरीर का एक जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वह तैयार करती है। और इसके साथ साथ कोशिका के बारे में बात करें तो हमारे शरीर के जो अलग अलग कार्य हैं, जो अलग अलग काम हमारे शरीर के अंदर में होता है, वह भी कोशिका के तहत ही होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम अगर श्वसन प्रक्रिया जो है, अगर हम श्वसन प्रक्रिया की बात करें तो श्वसन प्रक्रिया में भी क्या है कि हमारे शरीर के अंदर में जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर अनेक कोशिकाएं हैं। और वह कोशिका किसी न किसी तरीके से इस पूरे फेफड़े को एक एक्सपैंड करने का काम करती है, इसको फैलाने का काम करती है, ताकि ज्यादा मात्रा में श्वास जो है वो अंदर आ सके। और फिर जब हमें श्वास को बाहर छोड़ना पड़ता है तो यही इसको सिकोड़ने का काम करती है, जिससे यह श्वास बाहर चला जा सके। या फिर हमारे शरीर में बाकी जितने भी काम होते हैं, उन सभी कार्यों को भी करने के लिए कोशिका जो है वह उसका काम करती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लो, हम सभी के ऊपर में एक जो चमड़ी मौजूद है, जो स्किन मौजूद है, वह भी कोशिका से बनी हुई है। और इस कोशिका से बनी हुई चमड़ी का काम क्या है? इस कोशिका से बनी हुई चमड़ी का काम है कि हमें बाहर से जो भी धूल, धूप या जो भी प्रदूषक है, उन सभी से बचाकर रखना, या फिर मान लेते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, उन सभी से बचाकर रखने का काम करती है हमारी चमड़ी, या ये हमारी कोशिकाओं से बनी हुई हमारी चमड़ी। तो ये इसका काम है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो अनेकों कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में जो मेन रोल होता है, जो प्रमुख भूमिका होती है, वह कोशिका की होती है, सेल की होती है। तो यह इसका काम है। हमारे शरीर के एक ढांचा, हमारे शरीर नहीं बल्कि प्लांट हो या एनिमल हो या कुछ भी हो, यानी पौधे हो या फिर पशु हो, कोई भी ऐसे जीवित प्राणी हो, उन सभी के लिए, उन सभी की अगर हम बात करें तो उन सभी का जो ढांचा तैयार करना है या उनके शरीर के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं, वह सभी कार्य कोशिकाओं से ही होते हैं। हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो कोशिकाओं की मदद से ही होते हैं। तो यह इसका कार्य होता है। इसके साथ साथ शरीर को एक संरचना प्रदान करने के साथ साथ वह हमारे वंशानुगत सामग्री को भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आपके कुछ जो गुण है वो आपके माता पिता से मिलते हैं। गुण मीन्स जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो सामने से दिखता है। हो सकता है आपकी आंखें जो हो वो अपने आपके फादर से मैच करती हो, आपके पिताजी से मैच करती हो, या आपकी माताजी से मैच करती हो, या फिर कुछ ना कुछ जो आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ जो सामान्यता देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं कहां से आ रही है? वो आ रही है इस वंशानुगत सामग्री जो है, जो हमारे जीन्स होते हैं, उनका जो ट्रांसफर होता है, उसके द्वारा हमें यह देखने को मिलते हैं। गुणसूत्र जो है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वह ट्रांसफर होते हैं और उसी के माध्यम से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जो है वह देखने को मिलती है। आपने देखा होगा मानवों की एक प्रकार की संरचना होती है, जो शेर होंगे, बाघ होंगे, उनकी एक प्रकार की संरचना होगी, हाथी की एक प्रकार की संरचना होती है। तो जब भी नए हाथी आएंगे या फिर हाथी के जो बच्चे होंगे, उनकी भी संरचना जो है वो लगभग हाथी जैसा दिखता है, वैसा ही होगा। मनुष्य जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे। तो ये जो वंशानुगत सामग्री है, इसका भी जो हस्तांतरण है वह सेल के माध्यम से, यानी कोशिका के माध्यम से होता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, वंशानुगत सामग्री का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, इसका भी जो ट्रांसफर है वह किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिकाओं के माध्यम से हो रहा है। तो यह चीज भी आपको जानना जरूरी है कि कोशिकाओं में शरीर की जो वंशानुगत सामग्री है वह भी होती है, उसकी प्रतियां बनाई जा सकती है और उसको एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये इस कोशिका का काम होता है। हमारे शरीर के अंदर में पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तन करना, यह भी इसी का काम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, सपोज मान लो आप अभी बैठ के क्लास देख रहे हो, क्लास देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जैसे कि मान लो आप किसी चीज को देखते हो, किसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि उस समय आपकी आंखें और उससे संबंधित जो अलग अलग कोशिकाएं हैं वह काम कर रही हैं, उनको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। साथ ही साथ मान लेते हैं अगर आपने सोचा कि हाँ चलो क्लास सिर्फ देख नहीं रहे, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, तो वहां पे फिर आपका जो मस्तिष्क है वह भी कार्य कर रहा होता है। अगर आप लिख रहे हो कुछ, तो वहां पे वह भी आपका जो हाथ है वह भी काम कर रहा है। तो ये सभी कार्यों को करने के लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। अब हमारे शरीर के अंदर में ऊर्जा ऐसा नहीं कि कोई एक सेंट्रल पार्ट है या कोई एक केंद्रीय, कोई एक केंद्र में कोई एक बिंदु है जहां पे ऊर्जा का संचार हो रहा है या ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जा रही है। नहीं, ये हमारे हर एक कोशिका के पास अपनी खुद की ऊर्जा बनाने की क्षमता होती है।
हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो ऐसा नहीं कि एक एक कोशिका को पहुंचाया जाएगा कि हाँ ये इतना एनर्जी आप ले लो, दूसरा एनर्जी आप ले लो, नहीं, वो अपनी ऊर्जा को खुद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा वहां पे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखना कि हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं में खुद की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और ये कैसे होती है इसको हम लोग अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं इसके आगे कि कोशिका पहले क्या है उसको हमने समझा। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका के घटक क्या क्या है, यानी इसके पार्ट क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। मेनली अगर हम लोग बात करें कोशिका के घटक क्या क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वह है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जिनको इंग्लिश में जानना है वो इसको जान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। तो सेल की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, इस सेल के अंदर में एक केंद्रक होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग छोटे छोटे सेल के जो घटक है वह मौजूद होंगे, कोशिका के जो घटक हैं वो मौजूद होंगे। इसी में कुछ जो है वो लाइसोसोम भी होगा, कुछ इसी में गोल्गी उपकरण भी होंगे, कुछ इसी में जो रसधारी यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं वह भी मौजूद होंगे। तो अलग अलग जो घटक हैं कोशिका के अंदर में मौजूद होते हैं। बट कोशिका की एक बाउंड्री होती है, कोशिका की एक जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के रूप में हम इस बाउंड्री को जानते हैं, और यह बाउंड्री को बोला जाता है कि यह बाउंड्री जो है वो एक जीवित बाउंड्री की तरीके से बिहेव करती है, उसकी तरह से यह कार्य करती है। तो आखिर इस बाउंड्री का काम क्या है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मान लो यह हमारा केंद्र है, इसके आसपास में इसके अलग अलग घटक जो है वह मौजूद है। यह इसके अलग अलग घटक जो है, इसके जो अलग अलग हिस्से जो है, जो पार्ट्स हैं वह इसमें मौजूद हैं। अब इन पार्ट्स को एक साथ जोड़ कर रखने का या एक जगह पे इनक्लोज करके रखने का, बांध कर रखने का जो काम है वह करता है हमारा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम है इन सभी को बांध कर एक जगह पे समुचित करके रखना, एक जगह इनको बांध कर रखना, यह इसका काम है। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को एक जीवित मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है या जीवित झिल्ली के रूप में जाना जाता है कि यह जीवित है। क्यों जीवित है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यह जो कोशिका झिल्ली है वह बाहर से, मान लेते हैं कि ये कोशिका कहीं पे मौजूद है, हो सकता है हमारे शरीर के अंदर में कोशिका हो, या हो सकता है सीधा सीधा पर्यावरण में कहीं पे ये बैक्टीरिया हो, जो एक कोशिका वाली बैक्टीरिया जो होती है वह मौजूद है। अब इसके आसपास में कुछ ना कुछ वस्तुएं मौजूद होंगी, हो सकता है पानी मौजूद हो, इसके साथ साथ कुछ जो पोषक तत्व है वह मौजूद हो सकते हैं, यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसके आसपास में मौजूद हो सकते हैं। तो कितना वाटर को अंदर जाने देना है, या इसके अंदर में भी मान लो कि पानी जो है वह मौजूद है, तो कितना पानी इससे बाहर आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, या कितना पानी इसके अंदर जा सकता है और कितना नहीं जा सकता, इस चीज को नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली, इस चीज को कंट्रोल करती है कोशिका झिल्ली। साथ ही साथ पोषक तत्व, पोषक तत्वों की जो एंट्री होगी, यहाँ पे पोषक तत्व जो है वह इसमें एंटर करेंगे सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में, उन सभी चीजों को भी नियंत्रित करने का काम करती है कोशिका झिल्ली। तो इसका काम है इन सभी चीजों को नियंत्रित करना कि किस मात्रा में कितना पानी जो है या कितना पोषक तत्व जो है वह कोशिका के अंदर जाएगा या कोशिका से बाहर जाएगा, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम हमारी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन करती है। अब यहां पर एक चीज समझना, इस कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम देखने की बात है तो सबसे पहले बात, इवन सेल को यानी कोशिका को देखना ही मुश्किल है, एक कोशिका को देख पाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत छोटे साइज की है। तो अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, और यह बाहरी आवरण है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बाहरी बाउंड्री है, एक आवरण है जो उसको बाहर की सामग्रियों से अलग करता है, और साथ ही साथ यह जो बाउंड्री है, यह जो आवरण है, वो बाहर से और अंदर से आने वाली चीजों को भी नियंत्रित करता है कि कितना बाहर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता।
सभी चीजों को अलाउ भी नहीं करेगा कि हाँ वो अंदर आ सके। तो ये मेन काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का। तो ये एक चीज को आप यहां पर समझना। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग एक और चीज जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने वायरस के बारे में सुना होगा। अब वायरस को हम लोग बोलते हैं कि यह जीवित नहीं है या उसको जीवित के श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो आखिर वायरस को क्यों नहीं जीवित माना जाता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आनुवांशिक सामग्री जो है वही मौजूद होता है। उसके ऊपर से कोई भी इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं होती। देखो कोई भी जो कोशिका है वह एक तरीके से एक जीवित प्राणी है। उसके अंदर सभी कार्य हो रहे होते हैं, उसके अंदर में ऊर्जा जो है वह उत्पन्न हो रहती है, वो अपना कार्य कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो आनुवांशिक सामग्री है वह मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो सामग्रियां होती हैं, बाकी जो कोशिका के घटक होते हैं वह वहां पे मौजूद नहीं होते। ना ही यहाँ पे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है जो इन चीजों को बांध कर एक साथ रखे। तो इसीलिए वायरस को जीवित प्राणी की श्रेणी में या जीवित की श्रेणी में नहीं रखा जाता। उसको माना जाता है कि जीवित और जो निर्जीव है उनके बीच की एक बाउंड्री है, उनके बीच की एक कड़ी है। बस उसी को हम मानते हैं कि उसके बीच की एक कड़ी है। ना तो ये पूरी तरीके से निर्जीव है, ना ही वह सजीव है। वह सजीव और निर्जीव के बीच की यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है, उनके बीच की एक लिंक है। वायरस जब किसी सजीव, कोई भी सजीव जो है उसके अंदर में अगर आता है तो फिर वह एक्टिव हो जाता है, फिर वह अपना कार्य कर पाता है। लेकिन अगर वो बाहर में पर्यावरण में है और निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में है तो फिर वहां पे वायरस कोई काम नहीं कर पाता, वह किसी चीज को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, संक्रमित नहीं कर सकता। तो यह मेन काम एक आप वायरस में और बाकी चीजों में एक अंतर समझ सकते हो। जो जीवित हैं या फिर वायरस है उनके बीच में यह अंतर होता है कि वायरस के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो मौजूद नहीं होती। तो ये एक चीज है जो उसको अलग करती है। अब सबसे पहले मुझे यह बताएं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका क्या है, इसमें कोई डाउट? मैं दोनों में बोल रहा हूं, इसलिए मैंने जेनेटिक मटेरियल और आनुवांशिक सामग्री दोनों बोला। ट्री मीन्स वृक्ष। हाँ, प्रीवियस ईयर क्लास जो है वो इवनिंग में है। बुक आपको इसमें लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको नोट्स मिल जाए और जो आपको नोट्स मिल जाए उतना ही काफी है। साइंस के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप लिख लेंगे, बाद में लिख लीजिएगा। रितु, आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो पीडीएफ है इंग्लिश लैंग्वेज वाली, उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ टीम से और देखता हूँ कि आपको मिल जाए। चलिए अभी एक एक करके आते हैं। पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग कोशिका के आगे और जो कंपोनेंट्स है और जो घटक है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कोशिका झिल्ली कार्य क्या करती है, इसको मैंने अभी बताया कि यह कोशिका की सामग्री को घेर लेती है, यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। जैसे कोशिका की जो आकार है, उसके जो संरचना है, उसको बनाने का काम भी कोशिका झिल्ली का होता है। और साथ ही साथ चयनात्मक ढंग से कि किस चीज को बाहर जाने देना है, किस चीज को नहीं जाने देना है, यह करती है। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिव परमिएबल, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सेलेक्टिव परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य के रूप में भी इसको जाना जाता है या सेलेक्टिव परमिएबल के रूप में इसको जाना जाता है। तो कुछ सब्सटेंसेस को यह अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। कितना मात्रा में आने देगी, नहीं आने देगी, इन सभी चीजों को यह नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो इसी के लिए इसको चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिव परमिएबल के रूप में जाना जाता है। अब देखो ये तो हो गई पहले पार्ट। दूसरा है कोशिका भित्ति या फिर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल या कोशिका भित्ति।
तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति की बात करें तो यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में यानी सभी प्रकार के सेल्स में नहीं पाया जाता। यह सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और जो प्लांट कोशिका है यानी कि पादप जो कोशिकाएं हैं उनमें पाई जाती है। तो बैक्टीरिया और पादप कोशिकाओं में जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है, इवन जो कोशिका का जो कोशिका की जो झिल्ली है उसके बाहरी जो आवरण है उसको हम कोशिका भित्ति के रूप में यानी सेल वॉल के रूप में जानते हैं। तो यह सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया यानी कि सिर्फ पादप कोशिका और बैक्टीरिया के बाहरी रूप में देखा जाता है या कोशिका के बाहरी आवरण के रूप में यह पाया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह किस चीज से बना होता है? कोशिका जो है या कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज मींस मेनली मान लो आप कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बनता है हमारा कोशिका भित्ति के। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या जो कोशिका झिल्ली है वो एक तरीके से सजीव मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो सजीव है। लेकिन अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की यानी कि सेल वॉल की तो उसको निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग माना जाता है। तो इस सेल वॉल के बारे में हम बात करें तो उसको हम लोग नॉन लिविंग मानते हैं। तो देखो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये नॉन लिविंग है, हिंदी वालों के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे बाहर की बाउंड्री है, सबसे बाहरी आवरण है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर यह स्थित होता है सिर्फ बैक्टीरिया और प्लांट सेल में, सिर्फ बैक्टीरिया और प्लांट सेल में यह पाया जाता है। ओनली बैक्टीरिया और प्लांट सेल, तो सिर्फ उन्हीं में इनको पाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें संरचना की, अगर हम इसकी बात करें तो यह सबसे बाहरी निर्जीव परत है, नॉन लिविंग है। इसके साथ साथ इसका काम क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। ये तो हो गई एक बात, यह सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज यह किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से, निर्जीव के तरीके से यह कार्य करता है। अब इसका मेन काम क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो जो पशु है, पशु की कोशिकाओं को देखोगे या पशु की बॉडी को आप देखोगे तो मान लो जैसे आपका स्किन है या आपका मसल्स है, उसको आप दबाओगे तो वो आसानी से दब जाएगा। उसको आप प्रेस करोगे तो वो आसानी से दब जाएगा। आप किसी अपने दोस्त का हाथ दबा कर देखो, आराम से दब जाएगा। अपना हाथ दबा कर देखो, आराम से दब जाएगा। बट आप यही चीज को किसी पौधे में कर देखो, किसी प्लांट में करके देखो। प्लांट का तना है उसको आप दबाने की कोशिश करो, क्या वो दबेगा? आंसर इज नो। उस पर आप कितना भी प्रेशर डालो, अपने हाथ से कितना भी प्रेशर डालो, वो दबेगा नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। और ऐसा क्यों है इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो प्लांट को क्या है, प्लांट को एक ही जगह पे खड़े रहना है, हमेशा के लिए एक ही जगह पे खड़े रहना है। ऐसा नहीं कि उसको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, उसको एक ही जगह पे मौजूद रहना है, एक ही जगह पे खड़े होना है। और उसके लिए उसको बहुत ही अधिक मजबूती की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए उसको बहुत ही अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। उसको रिजिड होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और इसी के लिए जो कोशिका भित्ति है यानी सेल वॉल जो है वह मौजूद होती है, जो उसको एक फिक्स आकार दे पाए, एक स्थिर आकार जो है वह उसको प्रदान कर पाए। इसी के लिए कोशिका भित्ति जो है वह प्लांट के अंदर में मौजूद होती है कि उसको एक फिक्स आकार मिल जाए कि इसी तरीके से वो हमेशा मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आया उसको दबा दिया और प्लांट का साइज बिगड़ गया। तो प्लांट्स को एक ही जगह पे और खड़े रहना है और स्ट्रेंथ चाहिए, उतनी मजबूती चाहिए। तो उस मजबूती के लिए यहां पर मेनली जो कोशिका भित्ति है वह प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। आपने देखा होगा प्लांट का जो एक और चीज देखना, प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में एक और चीज हमें क्या देखने को मिलता है कि प्लांट के अंदर में जो मैक्सिमम कोशिकाएं हैं, जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो डेड सेल्स होती हैं। किसी भी प्लांट में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं। और डेड सेल्स का मतलब ये नहीं कि जो ऊपर में जो आपको उसकी जो छाल दिखती है सिर्फ वो छाल की बात नहीं है। प्लांट का जो तना है, प्लांट का जो तना है उसके भी अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है, जो ज्यादातर जो पार्ट है वो डेड होता है, वो डेड पार्ट होता है। सिर्फ उसका ऊपरी छाल नहीं, उसके अंदर जो मौजूद यानी सिर्फ बार्क ऑफ ट्री नहीं, जो उसके अंदर जो मौजूद जो पदार्थ है उसमें भी मैक्सिमम जो है वह डेड सेल होता है। यानी कि वह मृत कोशिकाएं जो है वह मौजूद होती हैं। और इनका सिंपल सा काम होता है कि प्लांट को एक मजबूती प्रदान करना, एक शक्ति जो है वह उसको प्रदान करना। और इसी के लिए यहां पर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है वह भी मौजूद होती है।
अब एक चीज और देखना, सेलुलोज से बनी होती है और इसमें पेक्टिन और लिग्निन जैसे अन्य रासायनिक पदार्थ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यह होती है हमारी कोशिका भित्ति। इसका काम क्या है? कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका के जो नाजुक आंतरिक भाग है उसकी रक्षा करती है। कोशिका के अंदर में जो नाजुक आंतरिक भाग है उसकी रक्षा करने का काम किसका है? कोशिका भित्ति का। कठोर होने के कारण यह कोशिका को एक आकार भी देता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि एक तरीके से जो कोशिका है, कोशिका जो है उसके बाहर में अगर कोशिका भित्ति मौजूद है तो इसका एक आकार जो है वो फिक्स रहता है। अंदर का जो शेप और साइज है, मींस अंदर का जो भी आकार है वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। और किसी भी वृक्ष की अगर हम बात करें तो उसका जो एक हमें फिक्स आकार दिखता है वह भी इसी के कारण मौजूद होता है। यह पानी और अन्य रसायनों को कोशिकाओं के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति देता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोशिका भित्ति मौजूद है तो उसमें जो वाटर है यानी कि जो पानी है या फिर पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वह नहीं जा सकते, उनका भी आसानी से आवागमन हो सकता है, उसको लेकर यह रोक नहीं लगाता। लेकिन हाँ, एक तरीके से एक कठोर जो आकार है वह देने का काम करता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। एक रिजिडिटी, टर्जिडिटी जिसको बोलते हैं, वह इसको प्रोवाइड करता है। और कोशिका में स्फीति यानी कि सूजन जो है वह मौजूद होती है। तो कोशिका का एक बड़ा साइज जो है वह हमें देखने को मिलता है इस कोशिका के भित्ति के मौजूद होने के कारण, यानी सेल वॉल के मौजूद होने के कारण एक सूजन जो है वह भी मौजूद होता है, स्फीति जो है वह मौजूद होती है। फूला हुआ होता है, कोशिका जो है वो फूला हुआ नजर आएगा और इसके कारण साइज जो है इसका प्लांट सेल का आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा बड़ा साइज जो है वो देखने को मिलता है प्लांट में। तो ये इसकी दूसरी इकाई है, दूसरा जो घटक है वह है कोशिका भित्ति। तीसरी जो इकाई है वह है कोशिका का केंद्रक। कोशिका केंद्रक यानी कि सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस की हम बात करें या केंद्रक की अगर हम बात करें तो कोशिका के केंद्रक की अगर हम बात करते हैं, कोशिका के केंद्रक को, एक सेकंड, अभी हम लोगों ने सेल का एक फोटो बनाया था, सेल का एक फोटो बनाया था, कोशिका का एक फोटो जो हमने देखा था, इसमें आपने देखा होगा बाहर की जो हमारी झिल्ली है वो हो गई हमारी कौन सी? जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है। अंदर में एक मौजूद है वो है केंद्रक। केंद्रक, और इसके बीच में जो पूरा मौजूद है, इसके बीच में जो पूरा मौजूद है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और हिंदी में उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य इसके रूप में जाना जाता है। इसके बीच का जो भी पोर्शन है, इसके बीच का जो भी पोर्शन है इसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और हिंदी में कोशिका द्रव्य के रूप में जानते हैं। तो हमारे सेल का तीन मेजर पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट हो गया कोशिका द्रव्य और तीसरा पार्ट हो गया केंद्रक। और बाकी सब इसके घटक जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर में ही मौजूद होते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर में ही बाकी सभी चीजें मौजूद होती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। सबसे पहले कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य जो है एक जेली की तरह का सब्सटेंस है, जेली की तरह का पदार्थ है। यह जेली के रूप में मींस सेमी सॉलिड होता है, ना तो यह पूरा सॉलिड है ना ही पूरा लिक्विड है। जैसे आपने जेली जैम वगैरह जो खाया होगा तो उसी तरीके के सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में मौजूद होता है हमारी कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के बीच में मध्य में स्थित होता है हमारा केंद्रक, सेल का केंद्रक। जरूरी नहीं हर बार मध्य में हो, बट जनरली हम मानते हैं कि मध्य में केंद्र में स्थित है केंद्रक, न्यूक्लियस, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस और हिंदी में केंद्रक के रूप में जानते हैं। अब हम इस केंद्रक के कार्य को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह केंद्रक क्या है। अगर आपने इस केंद्रक को समझ लिया तो आपको सेल की बाकी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ये हमारे बीच में स्थित है केंद्रक। जैसे आपने देखा ये हमारा पूरा कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्रक द्रव्य है, सॉरी कोशिका है, कोशिका के बाहर में ये जो पोर्शन है उसमें हमारा कोशिका द्रव्य है और बीच में है केंद्रक। केंद्रक के बीच में भी हमारे मौजूद होते हैं केंद्रक द्रव्य और बाकी चीजें। तो खैर उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर केंद्रक काम क्या करता है। देखो, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में हम लोग आते हैं, पहले एक एक करके समझेंगे तो क्लियर रहेगा।
देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रक क्या है। केंद्रक हमारे सेल का एक ऐसा कंपोनेंट है, यानी हमारी कोशिका का एक ऐसा घटक है जो हमारे पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा होगा कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, जैसे आप देख सकते हो कि कोशिका जो है वह ऊर्जा उत्पन्न भी करती है। कोशिका जो है अलग अलग टाइप के प्रोटीन को बनाती है। कोशिका जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि वंशानुगत जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उनको भी तैयार करती है, उनको भी आगे हस्तांतरित करती है। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि सेल डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो यह सभी काम जो है वो कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, यह सभी काम जो है वो सेल के द्वारा किए जाते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना कि आखिर इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, इन सभी चीजों को रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है, इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कंट्रोल करने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला हमारा मस्तिष्क होता है। जैसे मान लो कि आप अभी कोई भी काम कर रहे हो, सपोज आप अभी बैठे हुए हो, तो आप किस पोस्चर में बैठे हुए हो वो आपके मस्तिष्क के द्वारा मेंटेन होता है। आप जो काम कर रहे हो, जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपका मस्तिष्क कर रहा है। जो चीज आपके वश में नहीं है, जैसे कि मान लो इस समय आप बैठे हुए तो आप श्वास ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपका जो हार्ट बीट है वह भी चल रहा है। आपकी जो सर्कुलेशन है, जो आपके शरीर के अंदर में जो रक्त का संचार है वह भी चल रहा है। तो ये सभी कार्य एक लाइन से होते जा रहे हैं। कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण है, कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन सभी चीजों को कौन नियंत्रित करता है, इन सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है? यह सभी देखता है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। तो ठीक वैसे ही सेल का जो ब्रेन होता है, सेल का जो मस्तिष्क होता है, कोशिका का जो मस्तिष्क होता है, उसको हम केंद्रक के रूप में या न्यूक्लियस के रूप में जानते हैं। सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में जो भी कार्य होंगे, जो भी रोल होंगे, जो भी वर्क होगा, उन सभी चीजों को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम जो है वह न्यूक्लियस या केंद्रक के द्वारा किया जाएगा। चाहे सेल का वो विभाजन हो यानी कि सेल डिवीजन, या फिर सेल के अंदर में एनर्जी जनरेट करना, सेल के अंदर में ऊर्जा उत्पन्न करना। सेल में अगर किसी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन जनरेशन हो रहा है, तो इन सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम जो है वह केंद्रक का होता है। इसके साथ साथ मान लो सेल इन्फेक्ट हो गया है, सेल में कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई संक्रमण आ गया है, तो उससे भी लड़ने का काम जो है वह स्टार्ट करेगी, उसकी जो रणनीति है वह बनाएगी केंद्रक। कि मान लो किसी बैक्टीरिया के द्वारा इस सेल पे अटैक हुआ, तो उस बैक्टीरिया से कैसे निपटना है इसका भी जो फैसला लेगी वह केंद्रक लेगी। कोई वायरस जो है वो एंटर कर गया है, तो उस वायरस से कैसे बचना है इसका भी निर्णय यह केंद्रक लेती है, यह न्यूक्लियस लेती है। तो हमारे शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं हैं, या कोई भी कोशिका जो है, चाहे हमारे शरीर की हो या एक सेल के किसी ऑर्गेनिज्म को हो, या लायन की हो, टाइगर की हो, कोई भी कोशिका जो हो वह अपने ढंग से, स्वतंत्र ढंग से कई कार्यों को करती है। और इन स्वतंत्र ढंग से जो कार्यों को करती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसके लिए जो इसके अंदर में जो कार्य करता है वह इसका केंद्रक है, वह इसका न्यूक्लियस है। तो यह इसका रोल होता है। और जो कोशिका द्रव हमने देखा, कोशिका द्रव को और न्यूक्लियस को, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जो हमारी कोशिका द्रव है उसमें जब हम केंद्रक को ऐड कर देंगे तो जो हमें बनता है उसे हम जीव द्रव के रूप में जानते हैं। जीव द्रव का मतलब होता है कोशिका द्रव और प्लस केंद्रक को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव द्रव। और इंग्लिश में आप देख लो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल के कुछ घटक है जिसको अभी तक हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि कोशिका होती क्या है, कोशिका का काम क्या होता है, ये हमने पहले देखा। दूसरा हमने देखा कि कोशिका की झिल्ली क्या होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की कि वह किस तरीके से काम करता है। दूसरा हमने देखा कोशिका भित्ति क्या है, यानी कि सेल वॉल क्या है। तीसरा हमने देखा कि कोशिका द्रव क्या है। कोशिका द्रव एक जेली पदार्थ है, एक जेली की तरह का पदार्थ है जो हमारे सेल के अंदर में, कोशिकाओं के अंदर में पाया जाता है। इसके अंदर में बहुत सारे और छोटे छोटे जो घटक हैं वह पाए जाते हैं। कोशिका द्रव का मुख्य रूप से कार्य की बात करें तो
कोशिका के अंदर में जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनका जो एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो आवागमन होता है, उसके लिए कोशिका द्रव जो है वह उसके लिए जिम्मेदार है कि कोई भी पदार्थ को कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना हो तो उसके लिए कोशिका द्रव जो है वह जिम्मेदार है। साथ ही साथ सेल को एक आकार देने के लिए भी यह कोशिका द्रव जो है वह जिम्मेदार है। इसी कोशिका द्रव के अंदर में अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं, वह मौजूद होते हैं। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक जेली लाइक फ्लूइड है जो हमारे सेल के अंदर में मौजूद होता है। इस जेली लाइक फ्लूइड का काम यह होता है कि सेल के अंदर में जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, जो अलग अलग पदार्थ हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका आवागमन सुनिश्चित करना यह कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म का काम होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे घटक जो हैं, कोशिका के घटक जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। दूसरा हमारा आ गया केंद्रक। केंद्रक का मतलब हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारे सेल के ब्रेन के रूप में काम करता है, कोशिका के ब्रेन के रूप में काम करता है। कोशिका जो भी कार्य करती है, कोशिका का ग्रोथ हो रहा है, मान लेते हैं कोशिका का विकास हो रहा है, कोशिका का साइज बढ़ रहा है, कोशिका खत्म हो रही है या कोशिका को खत्म कर दिया जाए, तो इसके लिए भी जिम्मेदार जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही इसका एक तरीके से डिसाइड करता है कि सेल को करना क्या है। तो ये सभी चीजें कोशिकाओं के अंदर मौजूद केंद्रक या सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये तीन चार चीजें जो है वो आज हमने देखी है। कल के क्लास में हम लोग इसके आगे जो सेल के जो घटक है उसके बारे में बात करेंगे। इस बीच में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पहले उसको क्लियर कर लो और फिर हम लोग कल से इसके आगे देखेंगे। हाँ, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बनने में जो मदद करती है वो दूसरी चीज होती है, वो प्लेटलेट होती है। वो हम लोग जब मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। चलिए अब एक एक करके जो क्वेश्चंस है उसको आप पूछेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस जो है इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। 9 से 10 बजे तक की क्लास है। डेड सेल ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमंस। हाँ, डेड सेल ह्यूमंस में भी होता है। नहीं, हमारी त्वचा को कोशिका भित्ति नहीं कह सकते। त्वचा जो है वो बहुत सारे अलग अलग कोशिकाओं से बनी होती है। जो प्लांट होते हैं उनके अंदर की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो मौजूद होता है। इस क्लास से रिलेटेड जो डाउट है पहले वो पूछ लीजिए, फिर बाकी कौन सी क्लास कब होगी वो बाद में पूछ लीजिएगा। न्यूज़पेपर के बारे में ठीक है, मैं बोल दूंगा। न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। केंद्रिका जो है, केंद्रक जो है उसके अंदर में मौजूद होता है केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस के रूप में जानते हैं। नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। नोट्स के बारे में मैंने आपको बोला है कि आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं। कोशिका द्रव जो है उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वह मौजूद होता है पानी का। पानी के अलावा प्रोटीन और बाकी जो फैट वगैरह है वह भी मौजूद होते हैं, बट ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी का होता है। हमें बॉडी में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का मेनली अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है वह पाया जाता है प्लांट के अंदर में। प्लांट के अंदर में यानी कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर में ज्यादातर सेलुलोज पाया जाता है। हम सेलुलोज को कंज्यूम करते भी हैं अगर, तो उसको स्टार्च के फॉर्म में हमारी बॉडी जो है वो चेंज कर देती है। सॉरी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। यही सेम प्रक्रिया प्लांट में होती है। अब हिलना अलग चीज है, उसके आकार में चेंज होना, आकार में चेंज नहीं होता।
परमाणु जो है वह सभी चीजों के लिए, जो भी पदार्थ हैं वह सभी परमाणु से बनी है। सेल के अंदर में मौजूद बहुत सारे प्रोटीन्स और वाटर और सभी चीजें होंगी, यानी कि कोशिका के अंदर में आप देखोगे तो आपको पानी भी मिलेगा, कोशिका के अंदर में आपको अलग अलग जो पोषक तत्व है वह भी मिलेंगे। तो पानी भी किस चीज से बना है, वह भी तो परमाणु से ही बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के एक संयोजन से वह बना है। तो परमाणु उससे भी बेसिक इकाई हो गई। बट जीवित जो भी है, जो भी जीवित प्राणी है, जीवित प्राणियों की जो मूल इकाई है उसको हम कोशिका के रूप में जानते हैं। हाँ, ओनली प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो सभी में पाई जाएगी, जो भी जीवित है वो सभी में प्लाज्मा झिल्ली जो है मौजूद होती है। कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ प्लांट में और बैक्टीरिया में पाई जाती है, यानी पौधों और बैक्टीरिया में। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। हाँ, देखो छुई मुई के पौधे में भी कोशिका भित्ति होती है। एक चीज आप समझना, हम लोग जब बात करते हैं ना कि कोशिका भित्ति के कारण उसका साइज चेंज नहीं होता, तो हम सेल के साइज की बात कर रहे हैं। पौधे, जैसे आप छुई मुई के पौधे की बात करते हो तो छुई मुई का पौधा जो है वो टच होने पे सिकुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सेल जो है वो सिकुड़ गया है, उसकी अलग प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है। सेल वॉल सभी जो भी पौधे हैं उन सभी के अंदर में सेल वॉल जो है या कोशिका भित्ति जो है वो मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करता हूं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है आ, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मैं एक एक करके आपका क्वेश्चंस लेता हूं। सबसे पहले मैं मैं आप सभी लोगों का आंसर करूंगा। पहले मैं एक जो चैट ग्रुप है उसमें अभी मैं मैसेज डालता हूं, उसमें पहले आप लोग मैसेज कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप का मैं क्वेश्चन जो है वो लेता हूं। ठीक है, तो पहले मैं एक ग्रुप का क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर दूसरे ग्रुप का लूंगा, तो आप वेट करिए थोड़ी देर, मैं दोनों में सभी में लेता हूं। ठीक है, चलिए, मैंने एक ग्रुप में मैसेज फर्स्ट डाला है। तो वायरस शरीर में कैसे एंटर करता है सर, यदि वो निर्जीव है। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो एंटर करता है अलग अलग माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, कोई और जो जीवित प्राणी है उनके माध्यम से, इस तरीके से वो एंटर करता है। पादप में सेल झिल्ली के बाद सेल भिल्ली होती है। हाँ, पहले सेल की झिल्ली होगी यानी कि कोशिका झिल्ली होगी, उसके बाद कोशिका भित्ति होती है। सेल डुप्लीकेशन से ही हाइट ग्रो होता है, बिल्कुल। सेल जितना बढ़ेगा उतनी ही हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद देखो, दूसरे बैच में जो लोग हैं थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपके बैच में मैसेज करूंगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन डालना। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट से सेलुलोज कैसे बनता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सेलुलोज कहलाता है। तो उसके लिए आप परेशान मत हो कि कैसे बनता है, वो प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। बी सेल और टी सेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेंस के बारे में इससे संबंधित नहीं है, जब मेंस का होगा मैं आपको बता दूंगा। मृत कोशिका और जीवित कोशिका, देखो मृत कोशिका की अगर हम बात करें, अगर हम लोग मृत कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो मृत कोशिका मीन्स जब सेल जो है वो कोई कार्य करना बंद कर चुका है तो वो मृत कोशिका हो गया। जब तक सेल जो है वो रेस्पिरेशन यानी कि एक तरीके से जो ऊर्जा उत्पन्न करने का काम जो है वह कर रहा है, सेल अपने अलग अलग काम को कर रहा है, वो जीवित कोशिका के रूप में कहा जाता है। क्रोमोसोम्स ट्री में पाए जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल पाए जाते हैं। देखो, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है ना, उनसे अगर आप सवाल करोगे तो सभी लोगों के सवाल का आंसर हो पाएगा।
अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको लेकर आप सवाल पूछ लीजिए। साइटोप्लाज्म का वर्क को अगर देखा जाए, साइटोप्लाज्म जो है वो पहले तो सेल को एक आकार देने में कार्य करता है। दूसरा ये कि सेल के अंदर में जो अलग अलग पदार्थ हैं उनका एक जगह से दूसरे जगह जो आवागमन है वह साइटोप्लाज्म के माध्यम से हो पाता है। वायरस को न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? जब वो नॉन लिविंग कंडीशन में होता है। देखो, जब वायरस जब शरीर के बाहर होता है तो उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत ही नहीं। जब वो शरीर के भीतर पहुंच जाएगा तो किसी सेल पर कब्जा करेगा, और सेल पर कब्जा करने के बाद फिर वह उस सेल के माध्यम से डुप्लीकेट होता है। उस सेल से वह अपना न्यूट्रिशन जो है वह लेता है। हाँ, डेली 1 आवर की क्लास है। देखो, अगर नोट्स खुद से बनवाएंगे तो काफी लंबा क्लास चलेगा, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए रवि। आई रेक रवि नहीं, आलोक, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा इसमें सहयोग करिए कि आप नोट्स एक बार बना लीजिए। ट्री के डेड सेल में मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था पहले ये बता दीजिए। हाँ, जलीय द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, जलीय द्रव्य होता है। ह्यूमन सेल वॉल क्यों नहीं पाई जाती? ह्यूमन में सेल वॉल की जरूरत नहीं है ह्यूमंस के लिए, या फिर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, बाकी किसी एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होता। पेक्टिन और लिग्निन जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं। पेक्टिन और लिग्निन जो है वो अमीनो एसिड के रासायनिक पदार्थ हैं। अमीनो एसिड के अलग अलग जो कॉम्बिनेशन हैं उनको बोलते हैं। डेड सेल, अगर सेल डेड हो चुका है तो फिर उसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा भी तो उसका कोई रोल नहीं होगा। पीपीटी यूज ना करे। ये कोशिका द्रव की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका द्रव का मतलब होता है, देखो, हमारे कोशिका में सबसे बाहर जो आवरण है, उसको कोई भी कोशिका हो उसके बाहरी आवरण में देखोगे तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, और अंदर में मिलेगा केंद्रक, न्यूक्लियस। तो इनके बीच का जो माध्यम है, इनके बीच का जो माध्यम है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में पानी, प्रोटीन, लिपिड, बाकी सभी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत बहुत सारे जो सेल के घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वह मौजूद होते हैं, जिसमें राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें मौजूद होती है। इनके बीच में अगर किसी पदार्थों का अगर आवागमन होना है तो उसको भी इसी साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव के माध्यम से इनका आवागमन पॉसिबल हो पाता है। सेल अलग अलग, सेल का अलग अलग कलर होता है। सेल के अंदर में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अनुसार उसका अलग अलग कलर होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। सेलुलोज पादपों में यानी कि प्लांट्स में पाया जाता है। चलिए, दूसरे ग्रुप का मैं अब क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं फिर से आपके ग्रुप पे आऊंगा। चलिए, नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे इस पीपीटी के फॉर्म में मिलेगी, आप उसको लिख लेना अपने कॉपी में। सेल ऑर्गेनेली का मतलब होता है कि सेल के जो छोटे छोटे जो घटक हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, इनको सेल ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर साथ में काउंट करते हैं, यानी कि कोशीय द्रव और
जो हमारा केंद्रक है, जब उसको हम साउथ में काउंट करते हैं तो उसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, अभी इस क्लास से रिलेटेड पूछ लीजिए पहले। कोशिका अंगक मीन्स सेल ऑर्गेनेली, सेल के जो घटक हैं उनको कोशिका अंगक लिखा था। हाँ, कंपोनेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। वायरस सजीव इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस का जो कोशिका है वो पूर्ण नहीं है। उसके जैसे आप देखोगे कोई भी कोशिका जो है वो एक तरीके से कार्यरत होती है, वो कोई ना कोई काम कर रही होती है। ठीक है। जैसे ऊर्जा उत्पन्न करना या बाकी सभी चीजें, तो वो वायरस में नहीं हो सकता। वायरस में बाकी जो सेल के घटक जो है, कोशिका के घटक जो है वो मौजूद नहीं होते, इसीलिए उसको जीवित की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जब वो बाहर है तो वो निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी सजीव कोशिका है तो वो कोई ना कोई कार्य कर रही होती है। कोशिका से ही शरीर की संरचना निर्धारित होती है, बिल्कुल। हाँ, बॉडी में जाने के बाद वो दूसरे कोशिका पर एक तरीके से कब्जा जमा लेते हैं और फिर वो जीवित हो जाते हैं। ये इंग्लिश का मैं बोल दूंगा, इंग्लिश में भी आपको मिल जाए उसके लिए मैं बोल दूंगा। जनरल साइंस के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप बीपीएससी और बाकी दे रहे हैं तो लूसेंट की जो बुक आती है वो पढ़ लेंगे तो काफी है। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है तो क्लास 8 9 10 की पढ़ लीजिए, बायो की, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। सेल डेड कैसे होता है? जब सेल का जो काम है वो मीन्स एक तरीके से आप देखोगे सेल का जो अलग अलग जो घटक है, जब वो पुराना होता चला जाएगा, जब उसके कार्य करने की क्षमता छीन होती चली जाएगी, उसके बाद सेल डेड हो जाता है। या कोई संक्रमण हो गया तब भी डेड हो सकता है। एटम छोटा है, सबसे छोटा है एटम। कई एटम्स मिलके जो है वो अलग अलग वाटर बनाएंगे, और वाटर जो है वो सेल के अंदर में मौजूद होता है। तो आप खुद सोचो सेल जो है वो एटम से कितना बड़ा होगा, कि उसके अंदर में बहुत सारे उस एटम के मौजूद सब्सटेंसेज है। जैसे मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज से बना है? वो भी तो किसी ना किसी रासायनिक पदार्थ से बना है, केमिकल से बना है। केमिकल किस चीज से बना होगा? एटम से बना होगा। तो एटम जो है या परमाणु जो है वो कोशिका के मुकाबले काफी छोटा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो आपका है वो लिपिड से बना होता है, यानी कि फैट, प्रोटीन, इन सब से बना होता है। हाँ, तीनों क्लासेस 15 से 20 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगी। ग्लाइकोजेन जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, जिसके जिस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर में फूड को स्टोर करके रखा जाता है। अलग अलग सेल का जीवन काल जो है वो अलग अलग होगा, कुछ का 1 दिन का भी होगा, कुछ का कई दिनों का भी होगा। ह्यूमन में नहीं, कोई भी जो जीवित प्राणी है सभी में कोशिका ही पाई जाती है, कोशिका से ही बने हैं सभी। करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं चल रही? करंट अफेयर की क्लास चलेगी इस वीक से। मैं एक वीक से छुट्टी पे था इसलिए नहीं चल पाई थी, तो मैं इस वीक से हूं तो आपकी क्लास चलेंगी। हाँ बिल्कुल, पीपीटी शेयर हो जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। सर, कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जा सकता है किसी दूसरे के शरीर में? देखो, ये अभी आगे हम लोग इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बी सेल और टी सेल हमारे ब्लड सेल में पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने ये चीज अभी बताई है। चलिए, अब थर्ड ग्रुप से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। अभी मैं उसमें मैसेज डाल रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन डालिएगा। रेड एंड व्हाइट सेल, रेड और व्हाइट सेल, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे सवाल पूछेंगे तो सभी लोगों का आंसर हो पाएगा। डेड सेल जो है वो डस्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, डस्ट के फॉर्म में।
देखो एक अगर बात करें कि सेल का निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ, तो इसको लेकर बहुत मुश्किल है बताना कि सेल सबसे पहले कैसे बना होगा। बट अभी के समय में सेल विभाजन करके एक दूसरे को बनाते हैं, सेल विभाजन से एक दूसरे का निर्माण करते हैं। डेड सेल का मतलब एक ऐसा सेल जो काम नहीं कर रहा है, मीन्स अब वो निष्क्रिय हो चुका है। हाँ, जनवरी से अप्रैल की करंट अफेयर्स होगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। डेड सेल जो है, जैसे अगर हम जीवित प्राणियों की बात करें, पशुओं की बात करें या मनुष्यों की बात करें, तो डेड सेल जो है वो बॉडी से बाहर डस्ट के फॉर्म में बाहर चला जाता है, या हमारे वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर आ जाता है। मृत व्यक्ति का सेल जिंदा रहता होगा या मर जाता होगा? सेल अगर पर्सन मर गया है तो कुछ समय के बाद उसके सभी सेल जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, आज यूट्यूब पे क्लास होगी। प्लाज्मा झिल्ली प्लांट्स में पाई जाती है, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। देखो प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म, और यानी कि हमारा जो कोशीय द्रव्य है, और साथ ही साथ जो हमारा केंद्रक है वो प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। देखो जो जो अलग अलग सेल के जो कंपोनेंट पाए जाते हैं किसी भी चीज में, जैसे प्लांट्स में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में उसकी जरूरत थी, प्लांट्स में उसे स्ट्रेंथ की जरूरत थी। लेकिन एनिमल को देखोगे, एनिमल को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, एनिमल को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि अपने हाथ पैरों को मोड़ सके, आगे बढ़ा सके। तो उसमें अगर इसी तरीके से प्लांट के आकार का जो बॉडी होता या प्लांट के तरीके का सेल वॉल होता, तो ये जो मूवमेंट जो हम इजी कर पाते हैं या अपने हाथ पैर को मोड़ पाते हैं वो नहीं हो पाता। तो इसी के लिए प्लांट और एनिमल, एनिमल में क्योंकि मूव करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कि उसको आसानी से मोड़ा जा सके, घुमाया जा सके, तो इसके लिए सेल वॉल मौजूद नहीं होता। प्लांट में नहीं, एक ही जगह पर बने रहना है, तो वो एक तरीके से वो कठोरता चाहिए, इसके लिए सेल वॉल मौजूद होता है। नहीं, प्लांट में फिलिंग, अब इसके क्या मतलब है? वैसे इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट था, आई थिंक वसु साहब का या किसी का, जिसमें उन्होंने प्लांट की फीलिंग्स को भी दिखाया था। ओके, चलिए तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में डिफरेंस क्या है? देखो आज हमने तीन चार चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने देखा कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बारे में देखा, कोशिका भित्ति के बारे में देखा, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक के बारे में देखा, सेल न्यूक्लियस के बारे में। Okay, कोशिका झिल्ली जो है, एक चीज याद रखना, जो कोशिका झिल्ली है, okay, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशीय द्रव्य, और जो केंद्रक है वह जो भी जीवित हमारे कोशिका हैं उन सभी में मौजूद होगी, चाहे वो पौधे के हो या पशुओं के हो। ठीक है? पशुओं को छोड़कर अगर हम पौधों की बात करें और पौधों के साथ साथ बैक्टीरिया की बात करें, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, और उस एक्स्ट्रा लेयर को हम कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। ठीक है? तो ये चीज को याद रखना, कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पौधों में होती है या बैक्टीरिया में होती है। कोशिका भित्ति जो है वो सभी में होती है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, सभी में भी। ठीक है? चलिए, तो हम लोग एक बार कल फिर मिलते हैं और फिर बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। यूट्यूब की क्लास रात में 9 बजे से है, उसी समय मिलेंगे और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।